वेलकम स्टूडेंट्स। अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में चैप्टर 5 मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, ग्रहों व उपग्रहों की गति। और इस लेक्चर में हम चैप्टर 5 के आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। तो चैप्टर 5 ग्रहों और उपग्रहों की गति से संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएंगे। ये न्यूमेरिकल पहले इंग्लिश में सॉल्व कराए जाएंगे, फिर हिंदी में। तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल लेंगे, एट व्हाट डेप्थ बिलो अर्थ सरफेस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिकम 1/6 टाइम ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ सरफेस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है कितनी डेप्थ पर यानी कितनी गहराई पर जाने पर ये 1/6 रह जाए। तो जो जी डैश है उसका मान हम लिखेंगे जी डैश इजक्वल टू g/6। तो जी डैश इजक्वल टू g/6 और जो डेप्थ का फार्मूला है जी डैश इजक्वल टू g ब्रैकेट में 1 - d/re। इस फार्मूले में हम पुट करेंगे जी डैश इजक्वल टू g/6। तो जी डैश की वैल्यू g/6 रखेंगे, g से g कैंसिल हो गया और सॉल्व करेंगे 1/6 इजक्वल टू 1 - d/re। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। d/re को लेफ्ट साइड ले जाएंगे और 1/6 को राइट साइड। तो ये प्लस में हो गया d/re और 1/6 माइनस में हो गया। तो इस तरह से d/r इजक्वल टू 1 - 1/6 यानी 5/6 हो गया। तो d इजक्वल टू 5/6 re। तो ये डेप्थ आ गई यानी गहराई आ गई पृथ्वी के सतह से या सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस, जिससे dy यानी 5/6 re पर जाने पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या है 1/6 टाइम ही रह जाता है। तो इस तरह से ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई re और जो डेप्थ उसको ट्रेवल करनी है 5/6 re। यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू है जी डैश इजक्वल टू g/6 रह जाती है इस पॉइंट P पर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं। एग्जाम्पल, एट व्हाट हाइट एबव अर्थ सरफेस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिकम 16th पार्ट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ सरफेस। रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन 6400 किलोमीटर। देन we have to find the height for which gravitational acceleration remains g/16 or 16th part of the gravitational acceleration on earth surface. Then put g dash इक्वल टू g/16। तो इस तरह से गुरुत्वीय त्वरण अपने का 1/16वां भाग रह जाए यानी 1/16 पार्ट ही रह जाए तो वो हाइट कैलकुलेट करनी है और इसके लिए हम जी डैश इजक्वल टू g/16 रखेंगे। तो 16 गुना घट गया। तो यहाँ हाइट वाला जो फार्मूला है उसमें रखेंगे जी डैश इजक्वल टू g/1 + h/re का होल स्क्वायर। इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जी डैश की वैल्यू क्या रखेंगे g/16। तो जी डैश की वैल्यू g/16 रखने पर जी कट गया लेफ्ट और राइट साइड में और 1/16 इक्वल टू 1/1 + h/re का होल स्क्वायर। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये 1/4 का होल स्क्वायर है तो इसको लिख लेंगे और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, या पहले हम 1/ ख़त्म कर देंगे, इसको इधर से मल्टीप्लाई करें, इसको इधर से मल्टीप्लाई करें और लिख दिया 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 + h/re का होल स्क्वायर। और फिर स्क्वायर रूट लेंगे 1 + h/re इक्वल टू 4 और फिर 1 को राइट साइड ले जाएंगे तो h/re इक्वल टू 4 - 1 यानी 3 हो गया और h इक्वल टू 3re। चूंकि re की वैल्यू क्या है 6400 किलोमीटर यानी 6400 किलोमीटर। re की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे h इक्वल टू 3 × 6400, ये आ गया 19200 किलोमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।
इस हाइट पर पहुंचने पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अपने इनिशियल वैल्यू यानी अर्थ सरफेस जो वैल्यू है उसका 1/16 पार्ट ही रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पर्सन गोज एट हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज RE, then what will be its weight? We have to calculate gravitational acceleration G dash, then we have to decide what will be the weight of that person. तो G डैश की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कितनी हाइट पर, ये पृथ्वी तल से अर्थ सरफेस से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर की ऊंचाई H इक्वल टू RE इतनी हाइट पर, और ये RE इटसेल्फ है। तो हम H इक्वल टू RE रखेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला G डैश इक्वल टू G/1 प्लस H/RE का होल स्क्वायर। H की वैल्यू RE रखेंगे तो G डैश इक्वल टू G/1 प्लस H की वैल्यू RE रखेंगे तो RE कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 + 1 का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर G/4। तो इस तरह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर या अर्थ की रेडियस के बराबर की ऊंचाई पर जाएंगे तो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 1/4 रह जाता है यानी 1/4 रह जाता है। तो इस केस में वेट भी 1/4 ही हो जाएगा। हेंस इट इज क्लियर दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वेट ऑफ पर्सन दैट इज mg डैश विल बिकम 1/4 ऑफ दिट्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू एट अर्थ सरफेस। तो पृथ्वी तल की जो वैल्यू है उससे वो 1/4 या 1/4 ही उस पर्टिकुलर हाइट जो कि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर की हाइट है वहाँ पर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ नियर अर्थ सरफेस। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग in circular path near earth surface, then we have to take height or height of this planet or satellite as nearly 0 in comparison to RE. Then prove that T equal to square root of 3 pi G rho, 3 pi upon G rho, and rho is density of earth, and find the time period of satellite if G equal to 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square per kg square, G is 9.8 meter per square and meter per second square, and RE is 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमें टाइम पीरियड यानी पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन प्रूव करना है कि ये इस वैल्यू के बराबर होता है, और शर्त क्या है, जो सैटेलाइट है वो नियर अर्थ सैटेलाइट है यानी H के कंपैरिजन RE के कंपैरिजन में H नेग्लिजिबल है। तो हम अकॉर्डिंग टू फार्मूले में 2 पाई अपान RE स्क्वायर रूट ऑफ RE प्लस H का क्यूब अपान G, इस फार्मूले में H की वैल्यू नेग्लेक्ट कर देंगे। तो H की वैल्यू नेग्लेक्ट करने पर T इक्वल टू 2 पाई अपान RE स्क्वायर रूट ऑफ RE क्यूब अपान G। तो हम यहाँ पर RE बाहर निकाल लेंगे, RE स्क्वायर बाहर निकलेगा तो RE हो गया, RE कैंसिल हो गया, RE अपान G आ गया ये। तो इस तरह से चाहे इसको अंदर भेज दें तो ये 2 पाई अगर अंदर गया तो 4 पाई स्क्वायर हो गया और RE क्यूब, और फिर इस RE को हमने भेजा तो RE स्क्वायर। तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे, या हमें कैपिटल G के टर्म में निकालना है तो कैपिटल G के टर्म में निकाल लेंगे, GRE स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल GME। ये वैल्यू पुट किया हमने। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जो द्रव्यमान है उसको हम पृथ्वी के आयतन इंटू डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे। तो आयतन पृथ्वी का कितना है 4 पाई 3 RE क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम हमने यहाँ पर लिख दिया और रो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर टर्म्स कटेंगे, RE क्यूब ऊपर नीचे है कट गया,
पाई की एक वैल्यू कटेगी, ऊपर पाई बचा रहेगा, स्क्वायर का है, और पाई बचेगा केवल, और 4 से 4 कटेगा, 3 ऊपर चला गया, 3 पाई अपान 0। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये टाइम पीरियड यहाँ पर होगा। टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी है तो हम फार्मूले में रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से फार्मूला हमें मिल जाएगा, यहाँ से एक आर ई बाहर निकलेगा और आर ई ही बचेगा। आर ई स्क्वायर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो आर ई ही निकलेगा, तो आर ई कैंसिल हो गया। 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर ई अपान जी। तो इसी फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे और सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हम देखते हैं टी इक्वल टू 2 पाई 3.14 और आर ई कितना है 6400 किलोमीटर, यानी 6400 इंटू 10³ मीटर अपान जी इक्वल टू 9.8। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5074। इस तरह से 1 आवर 24 मिनट्स एंड 34 सेकंड ये फाइनल आंसर आ गया। तो ये लगभग 84.6 मिनट्स इसकी वैल्यू आती है टाइम पीरियड की। अगर कोई सैटेलाइट नियर अर्थ है या अर्थ के नियरली वो चक्कर लगा रहा है या रोटेशनल सर्कुलर मोशन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट नियर अराउंड अर्थ विथ वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी हियर गिवन 14.3 किलोमीटर पर सेकेंड। फाइंड इसके वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। वी नो द फार्मूला, इसके वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी आर रिलेटेड। वी इक्वल टू √2 VO। VO is orbital velocity 14.3 kilometer per second, and putting this VO and multiplying this by √2 we get 20.22 kilometer per second, which is इसके velocity for this artificial satellite. Next, distance between center of two planets is 9r. Distance between two planets are 9r, and mass and radius of smaller planet is capital M and small r. Mass of bigger planet is 9 capital M and 2 small r. Find null gravitational point between both planet. तो यहाँ पर दो प्लैनेट्स हैं जिनके मासेस और रेडियस दिए हुए हैं, उनके बीच की डिस्टेंसेस दी हुई हैं। हमें यहाँ फाइंड करना है कि इन दोनों प्लैनेट जिनके बीच की डिस्टेंस 9r है, इनके बीच में नल ग्रेविटी कहाँ पर होगी, यानी इन दोनों के बीच की नल ग्रेविटी मान लेते हैं। सपोज दैट x डिस्टेंस पर होगी ये लाइटर प्लैनेट से, जिसका मास m और रेडियस r है। तो यहाँ से x डिस्टेंस पर नल पॉइंट है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स किसी स्मॉल मास m पर, जितना फोर्स इस प्लैनेट के कारण लग रहा है उतना ही फोर्स इस प्लैनेट के कारण भी दूसरी दिशा में लगना चाहिए, तभी ये नल पॉइंट यानी जहाँ ग्रेविटी की वैल्यू 0 होगी। एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो वहाँ ग्रेविटी 0 हो जाएगी। तो स्मॉल मास हम लेंगे, स्मॉल मास यहाँ पर m प्लैनेट से x डिस्टेंस दूरी पर रखा गया है, x डिस्टेंस पर रखा गया है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू जी एम इंटू स्मॉल m अपान x स्क्वायर। डिस्टेंस x है तो x स्क्वायर हो गया। सिमिलरली ये जो सेकंड प्लैनेट है 9m मास का, उसके कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा F2 इक्वल टू जी 9m इंटू स्मॉल m, और डिस्टेंस क्या होगी 9r माइनस एक्स होल स्क्वायर। सिंस नेट फोर्स एट पॉइंट P इज 0, देन F1 इक्वल टू F2, एंड पुटिंग F1 एंड F2 वी गेट GMM अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू G इंटू 9m इंटू स्मॉल m अपान 9r माइनस एक्स होल स्क्वायर। ऊपर वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, G इज कैंसिल्ड, कैपिटल M एंड स्मॉल m आर कैंसिल्ड,
then we get 1 upon x square equal to 9 upon 9r minus x whole square. On solving this, we get 9x square equal to 9r minus x whole square, that is 3x whole square equal to 9r minus x whole square. Is taking square root, 3x equal to 9r minus x, and taking this x into left side, we get this x will be plus here, and we get 3 plus x is equal to 4x, 4x is equal to 9r, x is equal to 9 by 4, that is 2.25 r. This is the final answer. 2.25 r is the distance from smaller planet where acceleration due to where gravitational force due to both planet is equal, and net gravitational force is 0 because they cancel each other. Next question. Mass of planet is twice the mass of Earth and radius is half of the Earth. Then find magnitude of acceleration due to gravity. So here mass of planet is given 2 times mass of Earth, that is 2 me, and radius of planet is re by 2. Then magnitude of acceleration due to gravity g is equal to gm upon r square. Putting m dash m is equal to 2 me and r dash is equal to r by 2. Then putting these values, we get 2g 2m upon r by 2 whole square, and on solving this, this 2 becomes 4, and put this in numerator, and we get here gm upon r square into 8 gm upon r square, that is 8 small g. Thus magnitude of acceleration due to gravity at this planet is equal to 8 times gravitational acceleration at Earth's surface, that is 9.8 meter per second square, and its 8 times will be gravity at the surface of this planet. Next question. Distance of two planets from Sun are 10 to the power 11 and 10 to the power 10 meters respectively. Find the ratio of time periods and speeds of these two planets. तो दो planets हैं जिनके सन से डिस्टेंसेस 10 to the power 11 और 10 to the power 10 मीटर्स हैं. फाइंड करना है टाइम पीरियड्स, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स ऑफ दीज टू प्लैनेट्स एंड स्पीड ऑफ दीज टू प्लैनेट्स. रेशियो in both cases. T1 upon T2 from Kepler's law, T1 upon T2 is equal to R1 upon R2 power 3 by 2. R1 is 10 to the power 11, R2 is 10 to the power 10 meter. T1 upon T2 is equal to 10 to the power 11 upon 10 to the power 10 power 3 by 2. On solving we get 10 power 3 by 2, that is 10 root 2, 10 root 10. Now orbital velocity ratio v1 and v2, then v1 is equal to 2 pi r1 upon t1, v2 is equal to 2 pi r2 upon t2. We get v1 upon v2 is equal to 2 pi r1 upon t1, 2 pi r2 upon t2, 2 pi is cancelled, r1 upon r2 into t2 upon t1. T2 upon T1 is equal to R2 upon R1 power 3 by 2. Then putting this, we get R1 upon R2 into R2 upon R1 power 3 by 2. The one power is cancelled, only half power is rest, R2 upon R1 power half. On solving, we get R1 is 10 power 10, R2 is 10 to power 10 and R1 is
10 to the power 11, and we solving get 1 by 10 and power half, that is 1 upon square root of 10. तो ये वेलोसिटीज के बीच में रेशियो आ गया, उनकी ऑर्बिटल स्पीड 1 अपॉन रूट 10 के रेशियो में है. नाउ वेट ऑफ ए पर्सन ऑन अर्थ इज 80 kg, दैट इज मास ऑफ दिस पर्सन इज गिवन हियर. तो यहाँ पर इस वेट ऑफ दिस पर्सन इज 80 kg, दैट इज mass of this person is given here 80 kg. What will be his weight on moon? What will be his weight on moon? Then what will be the mass of the person at moon? Mass will be same 80 kg at moon. Weight will be changed. For weight we calculate gravitational force between moon and this mass 80 kg. We get the weight of that person at the moon. तो चंद्रमा पर ये पर्सन का वेट निकालने के लिए जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है मास और मून के बीच में, वही उस जो पर्सन है उसका वेट हो जाएगा. F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. तो यहाँ पर मून के पैरामीटर्स दिए हैं. कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर -11 एंड मास ऑफ मून 7.34 इंटू 10 पावर 22 एंड मास ऑफ दिस मैन 80 kg एंड रेडियस ऑफ मून इज गिवन हियर 1.75 इंटू 10 पावर 6 होल स्क्वायर आर स्क्वायर. एंड सॉल्विंग वी गेट 128 न्यूटन. 128 Newton is the force between this mass 80 kg and moon. This will be the weight of that person on moon. Because mass is unique property of matter, it never be varied. यानी मास कभी वेरी नहीं करता, तो इसलिए hence mass of that person will earth and moon will be remain same, that is 80 kg on moon. Now next question, if person can jump 2 meter on earth surface, then how much height can jump on the moon? तो अर्थ सरफेस पर वेट mg और मून पर वेट mg डैश. यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, जी डैश की वैल्यू निकालेंगे मून के सरफेस पर डब्ल्यू डैश अपान एम. डब्ल्यू क्या है? मून पर जो वेट है डब्ल्यू डैश उसका मान लिखेंगे 128 न्यूटन अपॉन एम 80 kg. तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट मून आ रहा है वो 1.6 न्यूटन पर केजी. तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट मून सरफेस 1.6 न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Then acceleration due to gravity of moon with respect to earth is g upon g dash upon g. G dash upon g equal to g dash मून पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और g अर्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. मून पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1.6 एंड अर्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 एंड आर सॉल्विंग वी गेट 1/6 अप्रॉक्सीमेट. So person will jump 6 times higher than on the moon as compared to earth. तो इस तरह से जो पर्सन है वो 6 टाइम हायर जंप करेगा मून पर एज कंपेयर टू अर्थ. हेंस हाइट ऑफ जंप विल बी 6 into 2 meter, that is 12 meter will be height jumped by the person at the moon, that is 6 times greater from earth surface. Last question, if he can run 10 meter 100 meter in 1 minute on earth surface, then how much distance will he run in 1 minute on moon surface? तो रनिंग में हॉरिजॉन्टल
मोशन कंसीडर की जाएगी, वहाँ जी का कोई इफेक्ट यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन बॉडी विच इज मूविंग इन हॉरिजेंटल प्लेन, देयरफॉर पर्सन ऑन मून वुड रन 100 मीटर इन 1 मिनट। तो हॉरिजेंटल मोशन के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, तो इस कारण से मून पर भी वही उसकी हॉरिजेंटल मोशन यानी 100 मीटर्स इन 1 मिनट जारी रहेगी, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि जंपिंग का ग्रेविटी पर असर पड़ता है, तो ग्रेविटी जितनी कम होगी जंपिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। अब हम न्यूमेरिकल्स हिंदी में सॉल्व करेंगे। तो हिंदी में क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 रह जाएगा। तो गहराई या डेप्थ के लिए हम देखते हैं, ये हमारा अर्थ का सेंटर हो गया वो, यहाँ से अर्थ सरफेस RE डिस्टेंस पर है, और कितनी गहराई पर जाएं कि जो गुरुत्वीय त्वरण G है अर्थ सरफेस पर उसका 1/6 ही नजर आए। तो इस तरह से ये जो गुरुत्वीय त्वरण है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये G/6 हो गया इस पर्टिकुलर डेप्थ पर। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डेप्थ वाला फार्मूला G' ब्रैकेट में 1 - D/RE। तो D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, G' की वैल्यू G/6 है, 1/6 रह जाता है, तो G' G/6 ये वैल्यू पुट की जाएगी। तो यहाँ G/6 G ब्रैकेट में 1 - D/RE, G से G कट कैंसिल हो गया, 1/6 1 - D/RE, और यहाँ पर D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। D के लिए सॉल्व करेंगे, दोनों को D/R को इधर ले जाएंगे लेफ्ट में और 1/6 को राइट में ले आएंगे, तो 1/6 माइनस में हो गया, D/R प्लस में हो गया। D/R = 1 - 1/6 यानी 5/6 हो गया, और D = 5/6 × RE। तो इतनी गहराई पर यानी डेप्थ पर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान अपनी ओरिजिनल वैल्यू से यानी जहाँ जो सरफेस पर है उससे 1/6 ही रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 16वां भाग रह जाएगा। तो कितनी हाइट पर जाएं कि जो गुरुत्वीय त्वरण है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो 1/16 रह जाता है, यानी 1/16वां भाग रह जाएगा। तो G' = G/16 ये वैल्यू पुट करेंगे, और फार्मूला हमारे पास क्या है हाइट का, G' = G अपान ब्रैकेट में 1 + H/RE का होल स्क्वायर। इस फार्मूले में G' की वैल्यू G/16 रखेंगे और H की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो G' की वैल्यू हमने G/16 रखा, G से G कैंसिल हो गया यहाँ फार्मूले में, और 1/16 = 1/1 + H/RE का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/4 का स्क्वायर, 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख देंगे, और फिर ये 1/4 का स्क्वायर = 1/1 + H/RE का होल स्क्वायर। तो दोनों 1/, में है, इनको ऊपर ले जाएंगे, तो या इसको 4 का स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले 1 को इससे मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 4 का स्क्वायर = 1 + H/RE का होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे, 1 + H/RE = 4 का स्क्वायर रूट हमारा 4 हो गया। तो इस तरह से ये 1 + H/RE = 4 और H/RE = 1 को इधर राइट साइड में ले जाएंगे, तो माइनस हो गया, 4 - 1 = 3, तो H/RE = 3, और RE की वैल्यू हम 6400 रखेंगे, 6400 किलोमीटर। H = 3 × 6400 किलोमीटर, तो ये 19200 किलोमीटर यहाँ पर आंसर आ गया। इतनी हाइट पर जाएंगे तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/16 ही रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर चला जाए तो उसका भार कितना रह जाएगा। तो हमें पहले यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर की ऊंचाई पर निकालना है। तो हम हाइट का फार्मूला लिखेंगे, G' = G अपान 1 + H/RE का होल स्क्वायर, और हाइट यहाँ पर दी है
पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर की ऊंचाई पर। तो रेडियस ऑफ अर्थ की ऊंचाई रखेंगे यहाँ पर h इक्वल टू आर ई। तो h की वैल्यू आर ई यहाँ पुट कर देंगे। h की वैल्यू आर ई पुट करने पर आर ई अपान आर ई कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो जी डैश इक्वल टू जी अपान 1 + 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ 1 + 1 हो गया 2 का स्क्वायर 4। तो जो गुरुत्वीय त्वरण है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 1/4 रह जाता है, यानी g/4 हो गया। तो उसका जो वेट है, ग्रेविटी 1/4 हो गई तो वेट भी 1/4 ही रह जाएगा। तो इस तरह से गुरुत्वीय त्वरण या व्यक्ति का भार दोनों 1/4 या 1/4 ही रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के निकट वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है। तो पृथ्वी के निकट है तो इसका मतलब पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में हम उसके जो ऊंचाई है पृथ्वी तल से उसको नगण्य कर देंगे, h की वैल्यू लगभग 0 पुट कर देंगे। तो सिद्ध कीजिए इसका आवर्तकाल t इक्वल टू √3π/g है, जहां रो पृथ्वी का घनत्व है। यदि g की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर और स्मॉल g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा आर ई 6400 किलोमीटर हो तो उपग्रह के आवर्तकाल की गणना कीजिए। तो यहाँ पर पहले हम इस फार्मूले को प्रूव करें कि टाइम पीरियड का ये फार्मूला होता है। टाइम पीरियड का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसको लिखेंगे यहाँ पर t इक्वल टू 2π/√2π/RE² + h³ g। तो इस फार्मूले को लिखेंगे। अब h की वैल्यू, चूंकि अर्थ नियर अर्थ सैटेलाइट है, पृथ्वी के नज़दीक घूम रहा है, तो h की वैल्यू लगभग 0 कर देंगे, RE के कंपेरिजन में नगण्य कर देंगे। तो ऐसा करने से हमें क्या मिला, t इक्वल टू 2π/RE²√RE³ तो हम सबको अंदर ले जाएंगे। तो अंदर ले जाने पर इस सबके स्क्वायर अंदर जाएंगे, 4π²RE³ अब हम क्या करेंगे, तो ये स्टेप यूजलेस है, यहाँ डायरेक्ट पहुँचेंगे। GRE² का मान हम GME रखेंगे, GME यहाँ पर पुट कर दिया, GRE² यहाँ पर पुट हो गया, GME बचा। अब हम क्या करेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान ME क्या है, आयतन, पृथ्वी का आयतन क्या है 4π/3RE³। पृथ्वी गोलाकार है, उसका आयतन हम गोले का आयतन यानी स्फीयर का वॉल्यूम लिखेंगे 4π/3RE³ और डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तब मास निकलेगा। तो हम मास की जगह ये पूरा टर्म लिख देंगे 4π/3RE³ × रो और फिर यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हुआ, पाई की एक पावर कैंसिल हुई, RE³ कैंसिल हुआ और 3 ऊपर चला गया, 3π/g रो। तो यही प्रूव करना था, तो ये आंसर आ गया। तो टाइम पीरियड की वैल्यू √3π/g रो यही प्रूव करना था, ये आंसर आ गया। पुनः आवर्तकाल, तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है इसका, जो कि 84.6 मिनट आता है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, t इक्वल टू 2π√RE/g इस फार्मूले में पुट करेंगे। t की वैल्यू 2π यानी 2 × 3.14 √RE कितना है 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9.8 g की वैल्यू रखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे और ये 84.6 मिनट इसकी वैल्यू आ गई, 84.6 मिनट टाइम पीरियड आ गया। इतने में ये एक चक्कर पूरा कर लेगा, यही टाइम पीरियड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह 14.3 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, उपग्रह का पलायन वेग ज्ञात कीजिए। तो हम पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में संबंध जानते हैं, v इक्वल टू √2VO। ऑर्बिटल वेलोसिटी यहाँ पर दी है, उपग्रह की जो चाल है वही कक्षीय चाल है, तो 14.3 से √2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 20.22 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ऑर्बिटल स्पीड यहाँ पर दी हुई है, कक्षीय चाल उसको रख के यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 20.22 किलोमीटर पर सेकेंड फाइनल आंसर आ गया, यानी पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी आ गया। दो ग्रह के केंद्रों के मध्य दूरी 9r है,
तो जो दो प्लानेट हैं उनकी दूरी एक दूसरे से 9r है। छोटे ग्रह का द्रव्यमान कैपिटल M और त्रिज्या r है स्मॉल r, और बड़े ग्रह का द्रव्यमान 9m है और त्रिज्या 2r है। तो दोनों ग्रह के मध्य शून्य गुरुत्वाकर्षण बिंदु ज्ञात कीजिए। तो जहां पर ग्रेविटी शून्य हो जाए वो कहां पर होगी? दोनों ग्रह के बीच में कहीं पर स्थित होगा, जहां पर मान लेते हैं P पर ये ग्रेविटी शून्य होगी। कब शून्य होगी? जब इस प्लानेट के कारण कोई द्रव्यमान यहाँ पर रखा गया है P पर, उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? वो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। उस फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल ये इस जो बड़े प्लानेट है इसके कारण जो फोर्स लगेगा उसके बराबर हो जाए। दोनों सेम फोर्स से पुल करें तो यहाँ नेट फोर्स इक्वल और अपोजिट मात्रा में लगेगा और कैंसिल हो जाएगा, तो ग्रेविटी शून्य हो जाएगी। तो चूंकि ये जो स्मॉलर प्लानेट है इससे x दूरी पर है स्मॉल m मास जो कि P पर रखा गया है, तो कैपिटल M और स्मॉल m मास के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा? F1 इक्वल टू जी एम इंटू स्मॉल m और डिस्टेंस x का होल स्क्वायर। इसी प्रकार बड़े ग्रह के कारण m द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, तो इनके बीच में g इंटू 9m इंटू m अपान 9r माइनस x का होल स्क्वायर। तो ये फोर्स आ गए दोनों। चूंकि दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होने चाहिए तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, इक्वल हम कर देंगे। तो F1 इक्वल टू F2 और फिर यहाँ रख के सॉल्व करेंगे GMM अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू G9m इंटू स्मॉल m अपान 9r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाला टर्म कैंसिल हो गया, एक केवल 9 बचेगा। तो 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर अपान इक्वल टू 9 अपान 9 माइनस आर का आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले सकते हैं दोनों तरफ। तो ये 9x स्क्वायर इक्वल टू, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9x स्क्वायर इक्वल टू 9r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये 9x स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं? 3x का होल स्क्वायर। 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस आर का होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे, 3x इक्वल टू 9r माइनस एक्स। एक्स को हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड ले आएंगे, प्लस हो जाएगा। 3x प्लस एक्स 4x हो गया। 4x इक्वल टू 9r, 4x इक्वल टू 9r। तो x इक्वल टू 9/4 यानी 2.25r। तो 2.25r ये डिस्टेंस है स्मॉलर प्लैनेट से जहां पर ग्रेविटी का मान शून्य होगा, यानी वहां पर गुरुत्वाकर्षण शून्य गुरुत्वाकर्षण नल ग्रेविटेशनल पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का दोगुना है और त्रिज्या आधी है। तो ग्रह का द्रव्यमान हम m डैश से लिखेंगे, m डैश इक्वल टू पृथ्वी के द्रव्यमान का दोगुना यानी 2me और त्रिज्या आधी है re/2। तो ये r डैश की वैल्यू हो गई। उस ग्रह के गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। तो गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला जो अर्थ सरफेस पर है Gme अपान re का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे? G डैश इक्वल टू Gm डैश अपान r डैश का होल स्क्वायर, और m डैश क्या है? 2me और r डैश re/2। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो G 2m अपान या me लिख देंगे या re/2 का होल स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो बाई 2 है यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4 और ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में। तो Gm अपान r स्क्वायर और 8 अलग से आया तो 8Gm अपान r स्क्वायर यानी Gm अपान r स्क्वायर ये इस पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू हो गई जो कि यहाँ पर हमने लिखी है। तो ये स्मॉल g हो गया। तो इस तरह से G डैश इक्वल टू 8G। तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के दोगुना है और त्रिज्या आधी है तो इस पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के 8 गुना ज़्यादा होगी। तो उस ग्रह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण 8 गुना 8G हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दो ग्रह की सूर्य से दूरियां 10⁻11 और 10⁻10 मीटर दूरी पर स्थित हैं। दो ग्रह की सूर्य से दूरियां 10⁻11 और 10⁻10 मीटर दूरी है। दोनों ग्रह के परिक्रमण कालों का अनुपात और उनके कक्षीय चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो परिक्रमण कालों का अनुपात हम केपलर के तीसरे नियम से ज्ञात कर सकते हैं। T1/T2 = R1/R2 का पावर 3/2। अब हम R1 और R2 रखेंगे। R1 10⁻11 और R2 10⁻10 मीटर है। तो इनकी वैल्यू रखने पर 10⁻11/10⁻10 और ये 10 आ गया और इसका पावर 3/2, तो ये 10√2 हो जाएगा, 10√10। तो T1/T2 = 10√10, ये आंसर आ गया। तो ग्रहों की कक्षीय चाल का अनुपात V1 और V2 हमें फाइंड करना है। V1 क्या है 2πR1/T1 और V2 क्या है 2πR2/T2। तो हम V1/V2 फाइंड करेंगे। V1/V2 = 2πR1/T1 अपान 2πR2/T2। तो 2π ही कैंसिल होगा, बाकी सब सर्वाइव करेंगे। तो R1/R2 हो गया और T1/T2 उल्टा हो जाएगा T2/T1। तो R1/R2 इंटू T2/T1। T2/T1 की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे केपलर के नियम से। तो ये क्या आ गया R2/R1 पावर 3/2। और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो एक पावर R1/R2 कैंसिल हो जाएगा और केवल हाफ पावर बचेगी। तो हाफ पावर यहाँ पर बची हुई है R2/R1 पावर हाफ। R2 की वैल्यू 10⁻10, R1 की वैल्यू 10⁻11। जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/10 आ गया और पावर हाफ है तो स्क्वायर रूट लगा देंगे 1/√10। तो ये जो आंसर आया 1/√10, ये इनके जो कक्षीय चाल हैं यानी ऑर्बिटल स्पीड, इनके बीच में रेशियो आ गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है, पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 80 किलोग्राम है, ज्ञात कीजिए चंद्रमा पर उसका भार तथा द्रव्यमान क्या होगा। तो चंद्रमा पर उसका भार वो निकाला जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा 80 kg। तो मास कभी चेंज नहीं होता, चाहे गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू जो भी हो, तो मास वही रहेगा 80 kg। भार निकालने के लिए हम जो पैरामीटर्स दिए हैं, चंद्रमा का मास ये और चंद्रमा की त्रिज्या नहीं दी हुई है, ये गलत आंसर दिया है। तो मून का जो रेडियस है RM = 1.64 इंटू 10⁻6 मीटर, ये वैल्यू रखेंगे। और जी की वैल्यू 6.67 10⁻6 मीटर, मीटर नहीं है, ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो व्यक्ति और मून के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वही व्यक्ति का भार होता है। तो इसको निकालने के लिए हम F = G मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ मैन अपान RM का होल स्क्वायर। तो ये इस फार्मूले में यानी गुरुत्वाकर्षण के फार्मूले में रखेंगे। G का मान 6.67 इंटू 10⁻11 और मास ऑफ मून ये दिया हुआ है 7.34 इंटू 10⁻22। मास ऑफ मैन आदमी का भार द्रव्यमान 80 kg और रेडियस ऑफ मून यानी मून की या चंद्रमा की त्रिज्या 1.75 इंटू 10⁻6 और इसका स्क्वायर कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही जो गुरुत्वाकर्षण मून द्वारा यानी चंद्रमा द्वारा व्यक्ति पर लगाया जा रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण बल यही व्यक्ति का भार होगा 128 न्यूटन, ये आंसर आ जाएगा। चूंकि द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता तो द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण से इंडिपेंडेंट होता है। तो इस तरह से हम चंद्रमा पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान या मास वही रहेगा, 80 kg ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि व्यक्ति पृथ्वी पर 2 मीटर ऊंचाई तक कूद सकता है तो चंद्रमा पर कितनी ऊंचाई तक कूदेगा। तो ये गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करेगा क्योंकि ये वर्टिकल मोशन है। तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जितना भी होगा पृथ्वी की तुलना में जितना कम होगा गुरुत्वीय त्वरण,
उतना ही ज़्यादा व्यक्ति उछलेगा। तो देखते हैं चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कितना आता है। तो चंद्रमा पर व्यक्ति का भार दिया गया है mg डैश यानी W डैश इक्वल टू 128 न्यूटन। ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ऊपर व्यक्ति का भार 128 न्यूटन कैलकुलेट किया है। W डैश इक्वल टू 128 न्यूटन और g डैश की वैल्यू निकालनी है mg डैश इक्वल टू W डैश। अब हम m से डिवाइड कर देंगे W डैश को, तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण निकलेगा 128 अपान 80 kg और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1.6 न्यूटन पर केजी या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण आ गया। तो जी डैश अपान जी निकालेंगे, जी डैश की वैल्यू 1.6 है, जी की वैल्यू 9.8, तो ये लगभग 1/6 आ गया। तो इस तरह से गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा पर 1/6 ही है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6वां भाग ही रह जाता है। तो चंद्रमा का ये गुरुत्वीय त्वरण है। अतः चंद्रमा पर व्यक्ति पृथ्वी के सापेक्ष 6 गुना ज़्यादा कूदेगा। तो 1/6 रह जाता है चंद्रमा पर, इसलिए चंद्रमा पर कूदने की ऊंचाई 6 × 2 मीटर यानी 12 मीटर ऊंचाई तक वो व्यक्ति कूदेगा चंद्रमा पर। और फिर लास्ट में ये पूछा जा रहा है कि व्यक्ति 100 मीटर 1 मिनट में पृथ्वी पर दौड़ सकता है, तो चंद्रमा पर 1 मिनट में कितने मीटर दौड़ेगा। तो जो दौड़ने की गति है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल मोशन यानी क्षैतिज गति। क्षैतिज गति का गुरुत्वीय त्वरण पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोनों प्लैनेट पर यानी पृथ्वी पर और चंद्रमा पर दोनों बॉडीज पर क्या होगा, जो व्यक्ति है वो सेम डिस्टेंस 1 मिनट में ट्रैवल करेगा, गुरुत्वीय त्वरण का असर नहीं पड़ेगा। तो अतः किसी समतल पर गतिमान पिंड पर गुरुत्वीय त्वरण जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अतः वह चंद्रमा पर भी वह व्यक्ति 1 मिनट में 100 मीटर ही दौड़ेगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का क्षैतिज गति पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जो क्षैतिज गति पृथ्वी पर होगी वही चंद्रमा पर भी होगी, 1 मिनट में 100 मीटर ही वो दौड़ेगा।